हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर यूजीसी नेट कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस के आज हम लोग 4th लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। सर देखिए क्या होता है, अक्सर हम इंटरनेशनल बिजनेस में जब भी बिजनेस करते हैं ना, तो ये बात तो बहुत अच्छी से आपको पता है कि होता है क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सर जी। अगर एक्सपोर्ट होता है किसी भी कंट्री का बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उससे फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ती है ना, कहीं ना कहीं उनसे क्या होता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ता है। और किसी भी देश का जो मतलब इकोनॉमी है, कोई भी देश की इकोनॉमी, उसका स्ट्रेंथ और उसके पोजीशन में बहुत बड़ा हाथ होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व का। तो अगर हम फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके दो उपाय हैं, या तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए किसी भी देश की इकोनॉमी का, है ना, या फिर इंपोर्ट बैन कर दीजिए या इंपोर्ट पे रोक लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट पे रोक लगा देंगे तो भैया क्या होगा सर, बहुत सारी। अब इंपोर्ट पे रोक दो तरीके से लगाया जाता है। एक जो है प्राइस पे बात करता है कि भैया हम 10 रुपए का सामान 20 रुपए टैक्स लगा देंगे, है ना सर। 10% टैक्स लगता था अब और बाद में हम क्या करेंगे, उसको 50% कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है क्वांटिटेटिव में बैरियर दिया जाता है। जैसे सर कि भैया विदेश वाली जो कंपनी है अपने देश वाली कंपनी में जब भेजेगी, है ना, तो वो क्या बोलेगी भाई साहब अब तुम सामान कितना बेच सकते हो, 1 लाख यूनिट से सामान ज्यादा नहीं बेच सकते, है ना। जैसे मैं इंडिया का आदमी यहां से सामान भेज रहा हूं, अब वहां की वाली जो इकोनॉमी है, कहाँ की सर, फॉरेन वाली इकोनॉमी जो है, उसके देश वाले लोग मिले और बोले भाई साहब देखो इंडिया का सामान बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब उसकी इकोनॉमी मतलब उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो सामान है, उस पर रोक लगाना है। रोक कैसे लगाएंगे, उसको बोल देंगे इंडिया सुनो, तुम्हारा सामान अपना 1 लाख यूनिट तक ही बिकेगा, इससे ज्यादा नहीं बिक सकता। तो जब ऐसी कोई चीजें हो जाती है तो हम उसको बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर। तो आइए हम उसको डिटेल में समझने जा रहे हैं, समझते हैं कि क्या होता है नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए हम देखते हैं, चलते हैं क्लास में, है ना। आइएगा जी, तो क्लास में चलते से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा कि आप नोट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। और हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा, इस ऐप पर आपको सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे पीडीएफ जो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए अवेलेबल हैं, वो पूरे बुक के फॉर्म में मिलेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या होता है सर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। तो उसको पहले समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ जो है उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व से मेजर किया जाता है। ये बात पता है आपको, बिल्कुल, क्योंकि सर हम फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि भैया वहां का पैसा यहां आ रहा है, और जब वहां का पैसा यहां आ रहा है तो मतलब हम मजबूत है। आइए क्या कह रहा है, किसी भी इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व से मेजर किया जाता है। कह रहा है हायर द एफसीआर, जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा हायर विल बी पोजीशन इन स्ट्रेंथ, है ना। उसका क्या होगा सर, जितना ज्यादा एफसीआर होगा उतना ज्यादा हमारा पोजीशन अच्छा होगा। लोअर द एफसीआर, अगर एफसीआर फॉरेन करेंसी रिजर्व कम रहा तो भैया पोजीशन और स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। किसकी सर, देश की। कह रहा है इसी वजह से हर कंट्री ये चाहती है कि उसके फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़े। क्या हो जाए, फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़े। और सर फॉरेन करेंसी को रिजर्व बढ़ाने के दो तरीके हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व को बढ़ाने के दो तरीके हैं सर। कौन सा, एक तरीका तो है सर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके, कि अपने देश की उत्पादन को बढ़ा के बाहर बेचो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके या कम करके। जो भी सामान आप मंगा रहे हैं सर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आपको पता ही है कि जब किसी एक देश की इकोनॉमी से किसी दूसरे देश की इकोनॉमी में सामान भेजा जाता है तो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और किसी दूसरे देश की इकोनॉमी से अपने देश में सामान मंगाया जाता है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। इतना तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो सर दो तरीका क्या है, जब हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे सर, एक्सपोर्ट जब इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा सर, उससे एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिलेगा, बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और अगर बात करें कि सर अगर रिस्ट्रिक्ट करना है या इंपोर्ट को रोकना है तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है जी, बैरियर्स। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, बैरियर्स। और ये जो बैरियर है आपको दिख रहा होगा सर, ये बैरियर जो है
इसको हम लोग ट्रेड बैरियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवसाय में आने वाले बैरियर, तो उसको ट्रेड बैरियर कहा जाता है। दो तरीके के बैरियर होते हैं, एक बैरियर जो टैरिफ बैरियर कहलाता है और दूसरा बैरियर जो नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है। ठीक है सर, टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट पड़ता है प्राइस पे, है ना, और अगर बात करें नॉन टैरिफ बैरियर का तो उसका इंपैक्ट पड़ता है क्वांटिटी पे। एग्जांपल दिया है, जैसे इंपोर्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाए, सर इंपोर्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा तो भैया बताओ, अच्छा एक सवाल आपसे, आप सोच के बताना, वैसे मैं आंसर तो बता दूंगा लेकिन आप सोचना कि टैरिफ बैरियर ज्यादा खतरनाक है कि नॉन टैरिफ बैरियर। सोचना, 1 मिनट पॉज कर लेना, सोचना, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए कभी भी बात करें ना तो नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देखिए प्राइस कितना भी बढ़ जाए बट क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब क्वांटिटी जितना चाहे उतना मंगा सकते हैं। लेकिन अगर बैरियर लगा दे नॉन टैरिफ बैरियर तो भैया कोटा फिक्स हो जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करने होंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। जो किस, अब सोचो अगर कोटा लग जाएगा, कोटा लग जाएगा, प्रोडक्ट को आने ही नहीं दिया जाएगा, बोलेगा भैया ये इंडिया सुनो सुनो सुनो, अब तुमको क्या करना है, 1 ही लाख सामान बेचना है, 1 ही लाख तुमको सामान को एक्सपोर्ट करना है ना, या क्या करना है, 1 ही लाख सामान को क्या करना है सर, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, याद आ रही है। तो भैया जब कोटा लगा देगा, जब कोटा लगा देगा तो क्या होगा सर, क्वांटिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा और इसी को हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब आइए, ये समझ में आ गया होगा कि टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर होता क्या है। अब हम चलते हैं, देखते हैं नोट्स में कि क्या चीजें होती है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके जो बुक में है, आपके जो सिलेबस में वो लिखा गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो सीधा सीधी बात समझो ना भाई कि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेड पे तो किसका होगा, गवर्नमेंट ही चाहेगी तभी ना वो क्या करेगी सर, तभी वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकती है, इंपोर्ट को कम कर सकती है। ये किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में। इसलिए बोला गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप, है ना, वो हस्तक्षेप कर सकती है और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकती है। सर ये क्यों लगाती है, ये आपको पता है, इंपोर्ट को रोकने के लिए, और सर किस चीज के लिए सर, इंपोर्ट को रोकने के लिए। ठीक है, आइए देखें ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं सर, इंपोर्ट को रोकने के लिए। आइए सर, आइए चलते हैं, क्या कह रहा है, ट्रेड बैरियर आर गवर्नमेंट, है ना, इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विच जनरली डिक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो भैया क्या बोल रहा है कि व्यापार बाधाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा प्रेरित प्रतिबंध है जो आमतौर पर समग्र आर्थिक दक्षता को कम कर देता है। ऑब्वियसली कम कर देगा, क्योंकि सोचो अभी तक कोई टैरिफ बैरियर नहीं लगा था, कोई नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगा था, जितना सामान चाह रहे थे हम लोग मंगवा रहे थे और जितना सामान चाह रहे थे बेच रहे थे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से समझो, मान लो प्राइस पे ही लग गया, अभी हमको टैक्स जो है, अभी हमको टैक्स पे करना पड़ रहा था मान लो 10%, ठीक है। अब वो बोला भैया तुम बहुत ज्यादा सामान क्या कर रहे हो, मैं अगर यहां से सामान भेज रहा हूं यूएसए में, समझिएगा इसको ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला, मैं इंडिया का आदमी, है ना, और ये यूएसए का। सर मैं यहां से कर रहा हूं क्या, एक्सपोर्ट, तो भैया ये यहां से क्या कर रहा है, इंपोर्ट ही कर रहा है ना, कर रहा है। सर अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी जो था वो सर बहुत कम लगाता था, 10%, कितना लगाता था, 10%। अब यूएसए वाला देखा कि यार ये तो 10% अगर ड्यूटी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, इंडिया वाला सामान बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है ना, तो क्या किया, ये बोला अब से तेरा टैक्स 25%, हम खुद रुक जाएंगे, हम खुद रुक जाएंगे, 25% टैक्स ही लग जाएगा, हम कमाएंगे क्या, हम कमाएंगे क्या। तो ऐसे क्या करता है, ऐसे सर होता है ना इकोनॉमिक इफेक्ट, है ना, ऐसे क्या होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, वो सामान हम बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो हमारा बिजनेस ठप, बिजनेस ठप तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, देश में दिक्कत, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बिजनेस भेजते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है सर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर सामान बेचते हैं तो हमारा फायदा होता है, एक्सपोर्ट करने पर हमारा फायदा होता है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो टैरिफ बैरियर सर क्यों लगाता है, ताकि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, मतलब जैसे यूएसए से सामान इंडिया में आ रहा है ना, यूएसए वाला बहुत सामान इंडिया में भेज रहा है, बहुत सारा सामान, अब यूएसए वाला सामान भेज रहा है, इंडिया वाला बोल रहा है भाई सब कुछ अगर यूएसए से मंगा लेंगे तो हमारा सारा पैसा क्या होगा, हमारा सारा देश का पैसा चल जाएगा बाहर,
वो तो खराब बात है। तो रुको, कुछ कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। क्या उपाय लगाना पड़ेगा? बोला ओरिजिन के बेस पर 2 टैक्स लगा दीजिए आप। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन लगाता है? सर एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाता है। कौन कंट्री लगाता है? एक्सपोर्टिंग। जैसे अब ध्यान से समझिएगा, चूंकि एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट है। आइए थोड़ा सा आराम से समझने से मजा आता है। अब मान लो यूएसए है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है जो इंडिया भेज रहा है। क्या कर रहा है? इंडिया भेज रहा है, ठीक है, इंडिया भेज रहा है क्या? प्रोडक्ट को। तो इंडिया भेज रहा है मतलब क्या कर रहा है? ये एक्सपोर्ट कर रहा है ना। इंडिया भेज रहा है तो एक्सपोर्ट कर रहा है। सर एक्सपोर्ट पे पहले 10% था, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी 10%, ड्यूटी मतलब टैक्स, कितने जानिएगा? एक्सपोर्ट पे कितना था? 10% था। आप देखा कि सर यूएसए से कुछ ज्यादा ही एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएसए से कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो भैया क्या बोला? बोला एक काम करो, इंडिया वाला क्या बोला? बोला एक काम करो, शुरू करो इस पर टैक्स लगाना ज्यादा। तो इंडिया वाला के लिए तो ये इंपोर्ट था, इंडिया वाला के लिए इंपोर्ट था, तो सर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया। बोला इंपोर्ट ड्यूटी कितना है? 10% है, चलो इसको 50% कर दो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बेनिफिट के लिए होता है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी किसके लिए होता है? सर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगता है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, बढ़ा दिया है ना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? सर एक्सपोर्ट ड्यूटी वो टैक्स होता है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री देता है एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स के लिए। एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या देता है? एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स के लिए, है ना, कि भैया मेरे सामान बेचो, बाहर विदेश जब भेजो सामान, बहुत ज्यादा सामान बेचो। और इंपोर्टिंग कंट्री बोलता है भैया इंपोर्ट कर रहे हो, चलो इंपोर्ट पे भी टैक्स दो हमको, इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट पे भी टैक्स दो। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाता है, जहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है सामान वो कंट्री लगाता है, और इंपोर्ट ड्यूटी जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो लगाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आइए देखिए क्या कहता है। सर एक्सपोर्ट ड्यूटीज कंसिस्ट ऑफ जनरल और स्पेसिफिक टैक्सेस और गुड्स एंड सर्विसेज that become payable when the goods leave the economic territory और services are delivered to the non-resident। तो सीरियसली बोल रहा है, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर एक्सपोर्ट। और उस पर लगने वाला टैक्स एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर, बात खत्म। इंपोर्ट ड्यूटी सिंपल, हम किसी दूसरे देश से हमारे देश में सामान आ रहा है और हमारी कंट्री उस पर टैक्स लगा रही है, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। बात खत्म, सीधे सी। क्या क्यों लगाती है ये? रेवेन्यू कमाने के लिए। अगर बाहर से सामान यहाँ पे आएगा, बाहर वाला कंपनी यहाँ के बेचेगा सामान, तो भैया उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा, इसीलिए। आ जाओ ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 तरह की ड्यूटी होती है, एक एड वैलोरम ड्यूटी, एक होता है स्पेसिफिक ड्यूटी, है ना। सर एक होता है स्पेसिफिक ड्यूटी और एक तो एड वैलोरम ड्यूटी। सर एड वैलोरम ड्यूटी वो ड्यूटी होता है जो परसेंटेज के बेस पर लगा होता है। कैसे? परसेंटेज के बेस पर, है ना, जैसे 10%, 20% टैक्स हो गया, इस तरीके से। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक ड्यूटी तो वो फिजिकल यूनिट के बेस पर लगता है। फिजिकल यूनिट जैसे 5 रुपए मीटर, 10 रुपए मीटर, 20 लीटर, ऐसा करके जो होता है ना, उसके बेस पर। देखो आ जाओ, सर क्या कह रहा है? इट इज लिवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड कॉमन ड्यूटी, है ना, परसेंटेज वैल्यू के बेस पर। द इंपोर्ट ड्यूटी इज ए फिक्स परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज होता है, कॉस्ट पे, फ्रेट पे, इंश्योरेंस पे, है ना, कॉस्ट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। इट में भी 10% या 20%, 10, 20, 30% जो भी होगा, इसकी ड्यूटी होगी परसेंटेज पर। स्पेसिफिक ड्यूटी होता है क्या? सर स्पेसिफिक ड्यूटी होता है फिजिकल यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी, है ना, जो इंपोर्टेड कमोडिटी है उस पे किस बेस पर? सर 1 रुपया पर टीवी, 5 रुपया क्लॉथ पर मीटर, है ना, 10 रुपया पर लीटर तेल, है ना, ये वाला चीज। जैसे कच्चा तेल मंगाते हैं, है ना, कच्चा तेल मंगाते हैं, पेट्रोल डीजल, तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड या कंपाउंड ड्यूटी, मतलब दोनों एक साथ हो, एड वैलोरम भी और स्पेसिफिक ड्यूटी, ये दोनों ड्यूटी जब एक साथ लगता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड ड्यूटी। द ड्यूटी, उसके बाद स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। सर क्या बोल रहा है? द ड्यूटी विच वेरी अलोंग विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नॉन एज स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी और सीजनल ड्यूटी, ठीक है। Sir, this duty confined to agricultural product at the price frequently vary because of the nature and the other factors। तो slide scale duty बोला, सर प्राइस ज्यादा रहा तो टैक्स कम कर देगा। सर टैक्स अगर प्राइस कम रहा तो टैक्स ज्यादा रह जाएगा। देखो एग्जांपल में देके समझाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो एक गुड्स है, उसका प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, उस पर टैक्स लग रहा है 20%, तो 20 कितना हो गया? 120 रुपया। ये इतने में सामान मिलेगा जी सर।
अब मान लो उस गुड्स का प्राइस घट के हो गया कितना 80 रुपया, और मेरा गुड्स का प्राइस हमको 120 रुपया रखना है, तो कितना परसेंट टैक्स देना होगा? 50% मतलब 40 रुपया। तो टैक्स क्या कर दिया? 40 रुपया कर दिया। मतलब देखो गुड्स का रेट में कोई चेंजेस हुआ? सर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से टैक्स रेट में फ्लक्चुएशन हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। अक्सर पेट्रोल में यही काम होता है, अक्सर पेट्रोल में यही काम होता है कि 100 रुपया प्राइस है, 20 रुपया टैक्स, तो 20 रुपया पेट्रोल बिक रहा है जी। अब मान लो पेट्रोल 80 रुपया हो गया, तो ये क्या करेगा? टैक्स बढ़ा देगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कमाना है, तो ये काम करती है, इस पे कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पर सर दो ड्यूटी है, दो टैक्स, दो टैरिफ। सर एक टैरिफ बोलते हैं रेवेन्यू टैरिफ, है ना। रेवेन्यू टैरिफ का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कमाना होता है। जब कोई गुड्स मास कंजम्पशन यूज किया जाता है, मास कंजम्पशन में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, डजंट मैटर, मास कंजम्पशन में गुड्स का यूज किया जाता है, तब उस समय बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है ताकि वहां से कमा सके। देखो, इट एम्स एट द कलेक्टिंग सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट बट डज नॉट रियली ऑब्स्ट्रक्ट गुड्स। Here the duty is important the items of mass consumption, the rate of duty is low। देखो यहाँ टैक्स रेट कम होता है क्योंकि मास गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं, है ना। मान लो यूएसए से मेरे पास 50 लाख का मतलब यूनिट्स गुड्स आ रहा है, ठीक है। अब उस पर हम 2% टैक्स लगा दिए, 1% टैक्स लगा दिए, तो रेवेन्यू टैरिफ। किस लिए? रेवेन्यू टैरिफ बोलते हैं। अब दूसरा है प्रोटेक्टिव टैरिफ। देखो प्रोटेक्टिव टैरिफ इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे देश के लोग अपने देश में आकर, दूसरे देश के लोग सर इंडिया में आकर कुछ लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मेजर्स अपनाती है, कुछ बोलती है भाई साहब तुम मेरे देश के प्रति गलत सोच रहे हो, हम तुम्हारे प्रति क्या लगाएंगे? सर टैरिफ लगाएंगे, है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए? सर प्रोटेक्शन के लिए जब टैरिफ लगता है, जब बैरियर लगता है किस पे? सर कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? सर प्रोटेक्टिव टैरिफ। देखें कह रहा है प्रोटेक्टिव एम्स एट गिविंग प्रोटेक्शन टू दी होम इंडस्ट्रीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एलिमिनेटिंग कंपटीशन। देख रहे हो, तो प्रोटेक्टिव टैरिफ क्यों लगा? सर ताकि प्रोटेक्शन दिया जाए होम कंट्रीज को, होम इंडस्ट्रीज को, अपने देश के चीजों को बढ़ावा देने के लिए। अब सोचो हम अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बिक नहीं रहा है, और बाहर के देश से हम सामान मंगा रहे हैं वही वाला, तो अपने देश को प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाना पड़ेगा ना जी। आइए अब ध्यान दीजिएगा, दो तरीके का प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है। कितने तरीके का प्रोटेक्टिव टैरिफ? दो तरीके का होता है। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। पहले समझिएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। सर डंपिंग ड्यूटी क्या बोलते हैं? डंपिंग किसको बोलते हैं? पहले ये बताइए कि डंपिंग किसको बोलते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी समझने से पहले डंपिंग समझिए। डंपिंग होता है जब कोई एक कंट्री अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग जो करता है उसका कॉस्ट प्राइस से भी आधे प्राइस में, मतलब 10 रुपया सामान बनाने का प्राइस है, उससे भी कम में किसी दूसरे कंट्री के मार्केट को इफेक्ट करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट सस्ते में बेचता है, हम उसको डंपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक गुड्स है बैग, है ना। बैग का कॉस्ट पड़ रहा है 60 रुपया, ठीक है। कहां? इंडिया वाला बना रहा है, ठीक है, इंडिया वाला बना रहा है। अब इंडिया वाला यूएसए में क्या कर रहा है, उसी बैग को 30 रुपया में बेच रहा है। 60 रुपया कॉस्ट प्राइस, बेच कितने में रहा है? 30 रुपया में। क्यों? ताकि यूएसए का मार्केट खराब हो। तो इसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डंपिंग। अब चूंकि 30 रुपया में ये बेच रहा है तो वहां का गवर्नमेंट को परेशानी होगा, बिल्कुल होगा सर। 60 का वो भी 60 रुपया में सामान बेच रहा होगा, है ना। लेकिन वहां आपको इंडिया का लोग गया 30 में हड़कंप मचा दिया, तो भैया वहां का इंडिया वाला सामान बिकने लगा। गवर्नमेंट बोलेगा रुक बेटा, तुम ही तेज, रुको, हम क्या करते हैं, हम क्या करेगा, ये क्या किया, ये बोला भैया हम तुम सामान 30 में बेच रहा है, ठीक है, चलो तुम्हारा 60 रुपया क्या हो गया? टैक्स हो गया। तो 60 और 30 कितना हो गया? 90, सॉरी 60 और 60 कितना हो गया? 120। 60 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस था और 60 रुपया टैक्स, कितना हो गया? 120 रुपया। अब बताओ जब 120 रुपया पड़ जाएगा इंडिया वाला चीज को, तो क्या यूएसए में वो 30 रुपए में बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। इतना लॉस तो वो नहीं सहेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए वो क्या करता है सर, सब्सिडी के इफेक्ट को, सॉरी सब्सिडी बोल रहा हूं, डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक तरह का टैक्स चार्ज करती है। उसको हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलती हैं, उसको हम लोग
एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। और डंपिंग क्या होता है भाई साहब, अपने देश पर कॉस्ट प्राइस से भी कम में सामान, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस पे से भी कम में दूसरे देश के मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट वहां सस्ते में बेच देते हैं। ठीक है, क्लियर जी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सर एक बात बताइए, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी जाती है? बिल्कुल दिया जाता है सर, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी जाती है जी। हर गवर्नमेंट क्या चाहता है कि एक्सपोर्ट हो, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो भैया फायदा होगा, है ना, अपने देश का सामान जाएगा बाहर तो बाहर के पैसे आएंगे, फॉरेन का पैसा अपने पास आएगा, डॉलर अपने पास आएगा, है ना। तो अब जब एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करता है, सब्सिडी देता है, बेनिफिट देता है अपने घर के लोगों को, तो भैया बाहर वाला जो देश है, फॉरेन वाला जो देश है, वो क्या करता है, वो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक तरीके का टैक्स लगाता है, एक तरीके का ड्यूटी लगाता है, ताकि वहां का जो वो इफेक्ट है, जो सब्सिडी है, उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। उसको हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो बताना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो बताना। समझ में आ गया जी सर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है सर? सर हम जब एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देती है तो विदेशी कंपनी उस सब्सिडी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक तरह का टैक्स चार्ज करती है, एक तरह का ड्यूटी चार्ज करती है। उसको हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। सर ट्रेड रिलेशन के बेस पर दो तरीके के टैरिफ होते हैं। सर कौन कौन सा? एक टैरिफ जो होता है सिंगल कॉलम टैरिफ बोलते हैं। अब जैसे मेरा देश महान, मेरा देश महान, इंडिया महान, अब इसके आसपास 5-6 देश है ना, ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, इंडिया महान। हमने क्या बोला? हमने बोला भैया सबको हम एक टैक्स रेट लेंगे, 10% सबसे टैक्स लेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे इंपोर्ट ड्यूटी 10% लेंगे, बात खत्म, है ना। सिंगल कॉलम टैरिफ। जब कोई भी देश सभी अपने देशों से एक टैक्स चार्ज करता है, उसको सिंगल कॉलम टैरिफ कहते हैं, उसको सिंगल कॉलम टैरिफ कहते हैं। और अगर बात करें डबल कॉलम टैरिफ का, तो भैया डबल कॉलम टैरिफ कहता है कि जब कोई कंट्री अपने मित्र दोस्त से, मित्र दोस्त वाली कंट्री से अलग कम टैरिफ चार्ज करे और रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री से ज्यादा टैरिफ चार्ज करे, तो हम उसको डबल कॉलम टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। अपने देश वाले लोग, है ना, उसके जो मित्र कंट्री होंगे उससे लोअर रेट चार्ज करेगा और रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री जो है उसके साथ ज्यादा ड्यूटी चार्ज करेगा या ज्यादा टैरिफ चार्ज करेगा या ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा। हम उसको डबल कॉलम टैरिफ कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या दिक्कत हो गई? अब है नॉन टैरिफ बैरियर। सर नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर होता है वो तरीका जो हम लोग क्या कर सकते हैं, टैरिफ नहीं यूज कर सकते। जब कोई टैरिफ बैरियर नहीं लगाता है तो नॉन टैरिफ बैरियर यूज करता है। क्या कह रहा है? ऑन नॉन टैरिफ बैरियर इज अ वे टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड यूजिंग ट्रेड बैरियर इन अ फॉर्म अदर देन अ टैरिफ। टैरिफ को छेड़कर जो भी अब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं इंपोर्ट पर, उसको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होगा सर? कोटा होगा, एम्बार्गो होगा, सैंक्शन होगा, लिवाइज होगा, है ना। कह रहा है दीज बैरियर डू नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन क्वांटिटी में फर्क है, ओनली क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट। तो किस में फर्क पड़ रहा है? क्वांटिटी में। पहला जो है बैरियर लगाने का नियम, ध्यान देना, कोई भी कंट्री सर बैरियर लगाएगी तो उसका अपना पैतरा, बोलेगा भैया हम, चूंकि हमको अपने देश में सामान, भाई विदेश का सामान ज्यादा नहीं बेचना है, तो हम क्या करेंगे? रोक देंगे। हम रोकेंगे कैसे? पैसा से तो रोक नहीं सक रहे, तो हम क्या करेंगे? हम कोटा लगा देंगे। हम बोलेंगे भाई तुम मेरा सामान देश में ना 50,000 यूनिट सामान बेचना, उससे ज्यादा सामान नहीं अलाउ है, उससे ज्यादा सामान नहीं बेचना, उससे ज्यादा हम बेच लेंगे अपना, ठीक है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, है ना। क्या कह रहा है देखो, अ कंट्री में फिक्स एडवांस द लिमिट ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट वुड अलाउड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग अ पीरियड, है ना। तो ये क्या बोला? सीधा सीधी बोला भाई साहब ऐसा है कि जितना हम सामान बोले उतना ही बेचो, उससे ज्यादा बेचने का जरूरत नहीं। दूसरा है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। क्या बोला? क्या बोला? बोला भैया मोस्ट डेवलप कंट्री जो होता है ना, अगर आप वहां पे सामान बेच रहे हो तो वो हम सामान अगर बेच रहे हैं डेवलप कंट्री में, मतलब उसके लिए इंपोर्ट हो गया, मेरे लिए एक्सपोर्ट हो गया, है ना। जैसे यूएसए, अब मान लो यूएसए, अब हम क्या कर रहे हैं? हम सामान बेच रहे हैं, इंडिया वाला सामान बेच रहा है, तो इंडिया वाला के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट, लेकिन यूएसए वाले के लिए क्या हो जाएगा? इंपोर्ट।
तो यूएसए वाला क्या बोलेगा, बोले भाई सुनो भाई, सुनो इंडिया वाला भाई, ऐसा है कि मेरा जो स्टैंडर्ड है ना, तुम अगर उसके हिसाब से बनाओगे तब सामान बेचो, नहीं तो नहीं बेचो। मेरा जो स्टैंडर्ड है, बोलते हैं ना यार, देखो अक्सर क्या होता है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर अगर आपको मतलब अच्छा मूड में रहा तो वो आपसे पूछता है बताओ तुम्हारे मामा का नाम क्या है, तुम आराम से बता दो कि मेरा मामा का नाम है। फिर बोलेगा अच्छा मूड में नहीं रहा तो बोलेगा अच्छा बताओ मेरे मामा का नाम क्या है, तुम सर पटकते रह जाओ, नहीं बता पाओगे उसके मामा का नाम। तो वही हाल है कि अगर गवर्नमेंट को रोकना रहेगा ना इंटरनेशनल ट्रेड, तो कोई ना कोई बहाना लगा के रोक ही देता है। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा, ये वाला हो गया। तीसरा है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब क्या हुआ, अब जैसे इंडिया वाले हम लोग है ना, बाहर से सामान आ रहा है, यहाँ बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने एक रूल बना दिया क्या कि ठीक है भाई तू बेचना, मेरे यहाँ सामान बेच, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे देश का जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करेगा और तब जाके हम हमारे यहाँ उसी से बना प्रोडक्ट और फिर हमको बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनाओ। तो भैया आखिरकार हमारे देश का रॉ मटेरियल वहां जाएगा, वहां से प्रोडक्ट बनेगा, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां के रिसोर्सेज वेस्ट, तो इसीलिए डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट भी क्या है, तो इसलिए कहता है कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आ जाओ प्रोडक्ट लेबलिंग। अब देखो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि उनकी अपनी लेबलिंग हो, उनकी अपनी लेबलिंग हो, जो भैया ऐसा वैसा लेबलिंग नहीं चलेगा, प्रोडक्ट की लेबलिंग जो अच्छी होनी चाहिए। कह रहा सर्टेन नेशंस इंस्टीट्यूट ऑन स्पेसिफिक लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, कि अगर तुम हमारे देश में प्रोडक्ट बेचोगे तो लेबल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो नहीं बेचने देंगे, नहीं तो नहीं बेचने देंगे। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, अब बहुत सारे देश पैकेजिंग रिक्वायरमेंट की भी डिमांड कर देते हैं, अगर उनको रिस्ट्रिक्ट लगना होता है तो सर रिस्ट्रिक्ट लगना हो रहा है तो क्या कर रहे हैं सर, बोल रहे हैं एक काम करो ना भाई, सुनना हमारा ना ग्रीन एनवायरनमेंट पर बड़ा इंपैक्ट है, तो अगर आप हो सके ना पैकेजिंग ग्रीन एनवायरनमेंट के बेस पर करो ना, है ना, ग्रीनरी को ध्यान में रख के करो ना, तो अगर ये बात करे तो बिजनेस करो, नहीं तो फिर छोड़ दो बिजनेस। फिर एक कंसलर फॉर्मेलिटीज, कंसलर फॉर्मेलिटीज, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो विदेशों में हमारे लोग बैठे होते हैं, है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, है ना, तो वो कह रहा है भैया हमारे आदमी वहां बैठे हैं, उनसे चेक करो, उनसे पूछो, अगर वो बोलेंगे तुम जाके बेच लेना, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज, है ना, टू ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस। बोल रहा है देखो भाई साहब क्या होता है ना, छोटे छोटे हमारे बिजनेस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पे भी बहुत सारे घर में इंडस्ट्रियल, जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है भाई, है ना, जो इंडिया लेवल पे चल रहे हैं। अब मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो फॉरेन से, यूएसए से है, अमेरिका से, जापान से, कहीं से भी है ना, और वो इंडिया में आ गई, इंडिया में आ गई, तो क्या रास्ता अपनाए इंडियन कंपनी कि उसको फेस कर पाए, क्या रास्ता अपनाए कि उसको फेस कर पाए, उसके लिए चार रास्ते हैं। क्या क्या रास्ता है भैया, सर सबसे पहला काम है, जो चार रास्ते हैं, डिफेंडर, एक्सटेंडर, डोजर और एक बोलते हैं कंटेंडर। ध्यान दीजिएगा ये पूछा गया सवाल है इससे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सर डिफेंडर बोलते हैं जब क्या करता है, डिफेंड करेगा, है ना, जहां जहां मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगी वहां वहां जो इंडिया वाला इंडस्ट्री है वहां वहां सामान बेचेगा। तो भैया बोलते हैं ना कि अगर हम उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या हम उससे बात नहीं कर पा रहे तो हम वहां जहां वो है वहां नहीं जाएंगे, बाकी जगह तो जाकर बेच सकते हैं, है ना, तो डिफेंड करेंगे। पहला क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, फॉरेन की एमएनसी आ जाएगी तो हम डिफेंड करेंगे। दूसरा है एक्सटेंड करेंगे। सर एक्सटेंड क्या होता है, सर फोकस ऑन मार्केट एक्सपेंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट सिमिलर टू दोज ऑफ द लोकल मार्केट। तो क्या बोल रहा है कि सर एक तो तरीका क्या है, सर हम उसको डिफेंड कर लें, हम उसको डिफेंड कर ले, मतलब वो जहां बेच रहा है वहां हम ना बेचे। दूसरा तरीका क्या है कि सर हम एक्सटेंड कर जाएं, जब वो हमारे देश आ सकता है तो हम भी उसके देश जाएं, हम भी वहां पे प्रोडक्ट बेचें। तो दूसरा तरीका जो है नेशनल वाला ये कर सकता है। तीसरा है डोजर। डोजर क्या बोल रहा है, बोल रहा भैया एक काम, जब वो हमारे देश में आएगा तो हम बोलेंगे भाई हम भी तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो हम लोग दोनों मर्ज करके इंडिया में प्रोडक्ट बेचते हैं या तो हमको एक्वायर कर लो, ये सबसे बेकार काम है। और चौथा है कंटेंडर। कंटेंडर क्या है, बोल रहा है फोकस ऑन अपग्रेडिंग द कंपनी रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज सो एज टू बी एबल द मैच फॉरेन नेशनल्स एंड मल्टीनेशनल ग्लोबली। तो ये क्या बोल रहा भैया, कंटेंडर बोल रहा भैया या तो तुम क्या करो, तीन बातें पहले कर ली हमने, क्या, क्योंकि कि फॉरेन से कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आया तो हमारे देश की इंडस्ट्री को डिसरप्ट करेगा, तो उसको रोकने के चार उपाय। डिफेंडर में हमने क्या किया सर, हम जो काम कर रहे हैं जहां जहां मल्टीनेशनल काम करेगा हम किसी और जगह काम कर लेंगे। एक्सटेंडर में क्या किया सर, हम यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश में वो आ गया हम भी उसका देश में सामान बेचेंगे। डोजर क्या होगा, डोजर होगा जब वो हमारे देश में आएगा तो हम बोलेंगे भाई मेरे साथ मर्ज कर लो, सेम लेवल के हो तो मर्ज कर लो या एक्वायर कर लो। और कंटेंडर हो गया कि भैया हम उसी के
इसी देश में रहकर वो सर्विसेज जो दे रहा है वैसे ही सर्विस हम देंगे, वैसा ही गुड्स हम बनाएंगे और मैच करेंगे उसकी कैपेबिलिटीज को, और हम बिजनेस यही करेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जब कोई फॉरेन नेशनल कंपनी या फॉरेन नेशनल मतलब मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी जब कोई आ जाए, तो जो यहां के इंडस्ट्रीज लोग हैं वो इस 4 तरीके से बिहेव कर सकते हैं, इस तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्लियर बात? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर? तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई, और कोई दिक्कत हुआ तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।